हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को पीएमसी हिंदी स्वाध्याय सेशन में स्वागत है। मेरा नाम माधवी कपटराल है और मैं आज आपके सामने जो बुक लेकर आने वाली हूँ उसका नाम है 7 Essene Mirrors या 7 Mirrors of Sacred Relationships। तो इस बुक के ऑथर है एसीन मास्टर्स। तो इन एसीन मास्टर्स के बारे में मैं पहले कुछ बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स। ये बुक है, बहुत प्राचीन ग्रंथ है फ्रेंड्स। करीब 3,500 साल पहले जो आध्यात्मिक गुरु इस धरती पर प्रचलित थे उनका नाम है एसीन मास्टर्स। उन एसीन मास्टर्स ने जो ग्रंथ लिखे थे उनको आज हम स्वाध्याय में लेने वाले हैं। उसका नाम है 7 Essene Mirrors। 7 Essene Mirrors ये ग्रंथ हिब्रू भाषा में लिखी गई है और ये ग्रंथ 1940 में एक गुफा में पाए गए थे। बहुत लोगों ने उसका अध्ययन किया, उसको ट्रांसलेट भी किया और जब वो अध्ययन कर रहे थे तभी उन्हें पता चला कि ये ग्रंथ बहुत प्राचीन है पर उसका ज्ञान सभी कालों के लिए, सभी परिस्थितियों के लिए एकदम सही है। 3,500 साल पहले जो ज्ञान उन्होंने दिया था आज भी वो उसी तरह उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये ग्रंथ यहाँ से पाए गए थे, उन्हें डेड सी स्क्रोल्स कहे जाते हैं। डेड सी स्क्रोल्स यहाँ से बहुत सारे देशों में वो ले गए और बहुत सारे लोगों ने, हर जगह के, हर प्रांत के लोगों ने उसे ट्रांसलेट किया है। और आज का जो ट्रांसलेटेड वर्जन है क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी द्वारा ट्रांसलेट किए गए बुक से मैं आपको स्वाध्याय सेशन में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो एसीन मास्टर्स, ये जो आध्यात्मिक गुरु थे ये जीसस क्राइस्ट के भी गुरु थे। जीसस क्राइस्ट जब वो 5 वर्ष के थे तभी उन्होंने इन एसीन मास्टर से इनिशिएशन लिया था और हीलिंग भी पाई थी। तो 7 Essene Mirrors या 7 Mirrors of Sacred Relationships। सो सेक्रेड मतलब पवित्र, तो इंग्लिश में अगर उसके 2 अल्फाबेट्स उधर इधर कर देंगे हम लोग तो सेक्रेड बन जाता है स्केर्ड। तो हम सब अपने रिश्तों से, संबंधों से कितने घबराकर भाग जाते हैं। तो अगर हमारे रिलेशनशिप्स एक पवित्र बंधन है, एक प्यार भरे, जिसमें न कोई मन मुटाव हो, न तिरस्कार हो, न एक दूसरे के बारे में चुगली हो, तो ऐसे जब हमारे रिलेशनशिप्स होंगे तो कितना अच्छा रहेगा। ये सब हम सोचते हैं पर हमें पता नहीं है कि ये रिलेशनशिप्स कैसे ऐसे हो सकते हैं। तो इसी के बारे में है ये 7 Essene Mirrors या 7 Mirrors of Sacred Relationships। तो हम सब जानते हैं मिरर के बारे में। मिरर के लक्षण क्या है? मिरर का लक्षण है जैसे मैं दिखती हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा शरीर कैसा है, मेरा बॉडी सेटअप कैसा है, मैं कैसे कपड़े में कैसे अच्छी लगती हूँ या बुरी लगती हूँ, ये सब मिरर दिखाता है। तो ये बाहरी तौर पे हमें मिरर दिखा रहा है, पर मेरे अंदर के, मन के, दिमाग के, दिल की बातें जो मुझे हील करनी चाहिए, जिसके बारे में सिर्फ मैं ही जानती हूँ, उसके बारे में कौन बताएगा। तो आज तक ऐसा कोई भी मिरर नहीं बना है जो हमारे मन को दर्शा सके। सिर्फ हम ही जानते हैं हमारे मन में क्या चल रहा है, किसी और को पता भी होने नहीं देते हैं। तो आज हम ये 7 सेक्रेड रिलेशनशिप्स, इनसे हमें क्या सीखना है और कैसे सीखना है ये समझेंगे फ्रेंड्स। ये 7 मिरर्स में पहला मिरर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण का
प्रतिबिंब। इस क्षण अब मैं आपके सामने जो बात कर रही हूँ, मेरे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स सब मिला के मेरी एक वाइब्रेशन होती है, एक फ्रीक्वेंसी बनती है। अगर मेरे पॉजिटिव थॉट्स है, पॉजिटिव इमोशंस है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगी। उसी तरह नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स से मेरी नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम हर वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फ्लक्चुएट करते ही रहते हैं। सो ये हमारे प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के बारे में है। तो इससे क्या होने वाला है, जैसे मेरे विचार है, जैसे मेरे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस है, उसी तरह की परिस्थितियों को, उसी तरह के लोगों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है फ्रेंड्स अभी? तो आपकी फ्रीक्वेंसी स्वाध्याय की है, क्योंकि आप मेरे स्वाध्याय को सुनने के लिए आज आए हैं। तो मेरी फ्रीक्वेंसी अभी स्वाध्याय की है, शेयरिंग की है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी स्वाध्याय सुनने की है। तो हम दोनों की फ्रीक्वेंसी अब मैच कर रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी को हम कैसे समझें? तो हम जब फ्लक्चुएट होते रहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस में, तो मुझे हर वक्त ऐसे लगता है कि जब मैं डर या नेगेटिव इमोशंस में चले जाती हूँ, तब मेरा कंट्रोल खो जाती हूँ मैं। तो उसके लिए उन्होंने एक सिंपल तरीका बताया है कि अपने आँखों को बंद करना है और श्वास पर ध्यान रखना है, ताकि हमारे माइंड में जो उथल पुथल हो रहा है वो कम हो जाए, विचार कम हो जाए, ताकि मैं शांत बन जाऊं। जब मैं शांत हो जाऊंगी तो मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगता है। मुझे बदलने के लिए मुझे अपने आप से अपनी फ्रीक्वेंसी में रहना है हर वक्त। यही है पहला मिरर जो है, मिरर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। तो हम दूसरे मिरर तक अभी पहुंचते हैं। दूसरा मिरर है मिरर ऑफ जजमेंट, आंकने का प्रतिबिंब, जो हम हर वक्त दूसरों को आंकते रहते हैं, जज करते रहते हैं। चाहे वो व्यक्ति हमें पता हो या न पता हो, हम हर वक्त एक दूसरों को जज करते रहते हैं। हम अपनी गलतियों के अच्छे वकील हैं और दूसरों के गलतियों के अच्छे न्यायाधीश हैं। सो इस जजमेंट से क्या होता है, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है उस व्यक्ति के बारे में, ना उसके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, उसको कैसा लग रहा है, उसका जन्म कैसा है, उसका कर्म कैसा है, उसके घर में सिचुएशंस कैसे हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे बर्ताव कर रहा है, हमें बिल्कुल पता नहीं है। पर हम जज करने के लिए निकल जाते हैं। हम जज क्यों करते हैं, इसकी वजह हम समझते हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। सोच लीजिए, मान लीजिए कि मेरा ही एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे आजकल के जनरेशन के जो कपड़े वो पहनते हैं, फैंसी ट्रेंडी वाले कपड़े जो पहनते हैं, मुझे पसंद नहीं है। मैं हर बार उनको जज करती हूँ। तो जज करने की वजह मुझे पता नहीं है, पर जब मैं गहराई में उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे पता चला कि बचपन में मेरे घर की परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े ही अलाउड थे। तो वो हर्ट मेरे अंदर रह गया। मुझे दुख होने लगा कि मैं सबकी तरह फैंसी कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। और जो हर्ट मैंने इतने दिन तक कैरी किया, तो आज जब किसी को बहुत ही फैंसी या स्टाइलिश कपड़े में देखती हूँ तो वो ट्रिगर होता है। तो ये होता है जजमेंट का, जो मैंने अंदर ही छुपा के रखा है। किसी को भी पता नहीं है कि मैं किस वजह से जज करती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर सेल्फ लव की कमी है। सो सेल्फ लव की कमी की वजह से मैंने अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मैं अपने आप को सेफ नहीं महसूस करती थी, मैं अपने आप को फ्री नहीं महसूस करती थी, हर वक्त बंदी की तरह मुझे लगता था। तो ये एक लिंक है फ्रेंड्स, सेल्फ लव टू सेल्फ एक्सेप्टेंस टू फ्रीडम टू चॉइसेस टू ऑल दैट यू कैन। सो जजमेंट की वजह है हमें अपने आप के ऊपर काम करना है,
वापस फिर से काम करना है हमें, अंदर अंदर तक जाकर हमें ये सेकंड मिरर से हमें इनसे सीखना है। ये लोग कौन है? ये लोग जो हम रिश्तों में हम बात करते हैं, रिलेशनशिप्स मैंने कहा, तो ये रिलेशनशिप्स कहीं पर भी मिल सकते हैं हमें, हमारे परिवार वाले, हमारे पड़ोसी, ऑफिस के कॉलीग्स या फ्रेंड्स, कहीं पर भी ऐसे रिलेशनशिप्स होते ही रहते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में व्यवहार करने के लिए आए हैं, परिस्थितियों को हम सामना करने के लिए आए हैं, व्यक्तियों को हम मिलने के लिए आए हैं। तो हम अपने आप को बंद करके नहीं रह सकते। सो इन रिलेशनशिप से हमें क्या सीखना है, वो हम सीखना ही है हमें। तो ये हुआ सेकंड मिरर, जो था मिरर ऑफ जजमेंट। तो तीसरा मिरर, मिरर ऑफ चाइल्डहुड लॉस, बचपन को खोने का दर्पण। तो कई बार ऐसे होता है कि बचपन में हमने कुछ खो दिया, हमें याद भी नहीं है हमने क्या खोया है, और जिसके बारे में हमें याद ही नहीं है तो वो खोया है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तभी पता चलता है कि ये हमने खो दिया, बचपन में हम ये कर नहीं सके, तो आज उसकी कमी महसूस होती है। तो बड़े होने के बाद उस कमी को हमें पूरा कर सकते हैं। कैसे? फिर से रिश्तों के द्वारा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ आपको। एक लड़की है, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही साहसी लड़की है। बचपन में ही वो बहुत ही बड़ों की तरह व्यवहार करती थी। और एक लड़का है, बहुत मासूम है, और बचपन में ही उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया था। तो ये जब दोनों आपस में मिले तो बहुत अट्रैक्शन हुआ, और धीरे धीरे वो रिश्ता शादी में बदल गया। अब ये रिश्ता शादी में बदलने का मतलब है कि इन दोनों को एक दूसरे से सीखना है। इस लड़की को अपना खोया हुआ इनोसेंस या मासूमियत सीखना है उस लड़के से, अपने पति से, और इस पति को अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल करना है। जब मैं कहती हूँ खोया है, इसका मतलब है कि परमानेंटली नहीं खोया है, वो कहीं पर छुपा है, उसको सिर्फ उत्तेजित करना है। इसका एक और प्रतीक मैं बताती हूँ। हम बहुत सारे लोगों के फैंस रहते हैं, हमारे आइडल्स होते हैं कि इनको मैं फॉलो करती हूँ, इनकी फैन क्लब की मैं मेंबर हूँ, ऐसे बहुत लोग रहते हैं। तो इन फैंस का मतलब क्या है? आप किन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पीपल हो, या पॉलिटिशियंस हो, या बिजनेस वाले हो, या एक्टर्स हो, या स्पिरिचुअल गुरुज हो। तो उनकी एक क्वालिटी है जो आप में भी है, एक तत्व है, एक गुण है आप में जो उनमें भी है। शायद हम सोचेंगे, हम आज के एग्जाम्पल में आज सचिन तेंदुलकर के बारे में सोचेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सचिन। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो जब फील्ड पे आता है खेलने के लिए, तो जिस पीस ऑफ माइंड से वो खेलता है, जिस काम और कंपोज्ड वे में वो खेलता है, मुझे बहुत पसंद है वो। इसका मतलब है कि वो गुण मुझ में भी है, इसीलिए मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ, मुझे भी वैसे ही बनना है। तो ये था मिरर ऑफ चाइल्डहुड लॉस, जहाँ पर खोया है, इसका मतलब है कि हमने परमानेंटली नहीं खोया है, फिर से अनेक अनेक अवसर हमें मिलते हैं जहाँ पर हमें उसे फिर से पा सकते हैं। ये था तीसरा वाला, मिरर ऑफ द चाइल्डहुड लॉस। अब चौथा मिरर है मिरर ऑफ द पास्ट लाइफ या पूर्व जन्मों के प्रतिबिंब। बहुत सारे पैटर्न्स हम अपने पास्ट लाइफ से ले आते हैं। जिन लाइफ टाइम्स में हमने उन पैटर्न्स को समझा नहीं या उससे सीखा नहीं है, तो वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मुझे कभी भी लगता है या किसी को भी लगता है कि मुझे कोई धोखा देगा, मुझे मेरा फायदा उठाकर वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, मेरा बहुत नुकसान होगा,
और मेरा सब कुछ लुट जाएगा। मेरे परिवार वाले मुझे कभी भी प्यार नहीं करेंगे। ये सब कुछ पैटर्न्स हो सकती हैं जो हमने कई जन्मों से कैरी किया है। तो इस जन्म में भी कई पैटर्न्स हमने लिया है, उन पैटर्न्स को समझना है हमें, मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो ये पास्ट लाइफ के पैटर्न्स ले आने से क्या मुझे नुकसान है। तो इन पैटर्न्स की वजह एक व्यक्ति या परिस्थिति हो सकती है। तो जिन व्यक्तियों से, जिन परिस्थितियों से मुझे ये दुख हुआ है, चोट पहुंचा है, तो जब वो चोट पहुंचा था तो मैंने अपने हृदय के द्वार बंद कर दिए। मुझे और सहना ही नहीं है, तो मैंने अपने हृदय के द्वार बंद कर लिए थे। तो जब पैटर्न रिपीट होता है, तो बार बार रिपीट होता है, तो हमारे हृदय के द्वार बिल्कुल नहीं खुलते। तो हम अपने में ही सिकुड़ जाते हैं और अपने आप से हम कभी प्यार ही नहीं कर सकते। अपने आप से क्या, किसी और से भी प्यार नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन वो बताते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि हर परिस्थिति और हर व्यक्ति से हम सीखने के लिए ही आते हैं। जिस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाया कई जन्मों पहले, उस व्यक्ति को मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ। पहले मैं अपने आप को माफ करूंगी और फिर उस व्यक्ति को भी माफ करूंगी, ताकि जो एनर्जी लिंक मैं कितने ही कई जन्मों से लेकर आई हूँ यहाँ पर, उस लिंक को मैं तोड़ पाऊँ। तो जब मैं ये लिंक तोड़ पाऊंगी, मैं अपने हार्ट सेंटर से कनेक्ट हो जाऊंगी। जब मैं हार्ट सेंटर से कनेक्ट हो जाऊंगी तो नए नए द्वार मेरे लिए खुल जाएंगे, पूरी दुनिया मेरे लिए खुलेगी। तो ये था मिरर ऑफ द पास्ट लाइफ। पांचवा मिरर है मिरर ऑफ फादर, मदर एंड क्रिएटर। माता, पिता और सृष्टिकर्ता का प्रतिबिंब। तो हम बहुत सारे फैमिलीज में देखते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ठीक से बात नहीं करते, बहुत गुस्से में रहते हैं और तिरस्कार की भावना रहती है। उनकी दूरियां बहुत रहती हैं, एक दूसरे से बात नहीं करना, एक दूसरे से कुछ भी शेयर नहीं करना, क्योंकि उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो जब हम अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि हमने अपने सृष्टिकर्ता को या परमात्मा को एक्सेप्ट नहीं किया है। हम हर बार कंप्लेंट करते रहते हैं कि भगवान मुझे ऐसे क्यों किया, मुझे ये ऐसे नहीं दिया, मुझे वो ऐसे नहीं दिया, मेरे माँ बाप ऐसे दे दिया। तो इसका मतलब है कि आपने आपके माँ बाप को उनकी तरह जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं किया है। इसी वजह से आप सृष्टिकर्ता को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो एक माँ है, बहुत कठोर है, जो अपने बच्चे से बिल्कुल प्यार नहीं जता सकती है। वो बच्चे के मन में एक बहुत गहरा घाव हो गया है। वो हर स्त्री से अपनी माँ के प्यार की इच्छा करता है। हर स्त्री में वो ढूंढता है कि माँ जैसा प्यार मिले मुझे। धीरे धीरे जब वो बड़ा होकर शादी करता है, अपनी पत्नी में भी वही ढूंढने लगता है, माँ का प्यार ढूंढने लगता है। तो ये इम्बैलेंस रिलेशनशिप हो जाता है। तो माँ का रोल माँ ने किया है और पत्नी का रोल पत्नी को करना है। जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया, तब ये रिलेशनशिप हील हो जाएगा। अपने पेरेंट्स को उन्हीं की तरह बिना जज किए हमें एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर एक शब्द उन्होंने उपयोग में लाया है, द्विजत्व। द्विजत्व स्थिति। द्विजत्व का मतलब है कि जिसने 2 बार जन्म लिया है। एक जन्म मैंने अपनी माँ के गर्भ से लिया है, वो मेरा पहला जन्म है, और दूसरा जन्म मैंने लिया है अपनी आत्मा के अनुसंधान से लिया है। जब मुझे पता चला कि मैं आत्मा हूँ और मैं हमेशा परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, वो मेरा दूसरा जन्म है। सो हम हमारे इस फिजिकल बॉडी के जो माता पिता हैं, उनको
और इस आत्मा के जो माता पिता है परमात्मा को, दोनों को नमन करते हैं और अपना धन्यवाद देते हैं, ताकि हमारा रिलेशन उनके साथ एकदम सरल और प्रेम से भर जाए। तो अब हम 6th मिरर की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। द मिरर ऑफ द डार्क नाइट ऑफ द सोल। हमारे गहरे अंधकार या डरों का प्रतिबिंब। हम में से बहुत लोग जो भी परिस्थिति है उसमें पॉजिटिव होगा तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर नेगेटिव होगा तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको रेजिस्ट करते ही रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है, मुझे तो ऐसे चाहिए था, मुझे तो ये रिजल्ट ऐसे नहीं चाहिए था, ये इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो ये क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि हमारे अंदर का अज्ञान है, डर है, हमें पता नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे हैंडल किया जाए। अब जब हम नेगेटिव के बारे में करते हैं तो नेगेटिव अंधकार है, जहाँ पर लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, तो वहाँ पर डर है। डर कई किस्म के हो सकते हैं। द फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ डेथ, डिजीज, ओल्ड एज, सक्सेस, फेल्योर, लोनलीनेस, कई तरह के डर होते हैं। पर डर से हमें भाग कर जाना नहीं है। डर के आगे जीत है, ऐसा एक टैगलाइन भी सुना है हमने, डर के आगे जीत है। सो इस डर को हमें फेस करना है आमने सामने। तो डर ही हमें निडरता की ओर ले जाएगा, डर ही हमारा एक मित्र बनेगा। तो आप ठीक से देखेंगे डर को अपने आप में, तो पता चलेगा कि ये अज्ञान की वजह से है। हमें पता नहीं है कि हम कितने शक्तिशाली क्रिएटर्स हैं, हमने ही क्रिएट किया है। क्योंकि इस डर से मुझे सीखना है इस जन्म में। कैसे होता है ऐसे सीखना? अगर हमने उसको फेस ही नहीं किया, तो जब हम डर को फेस करेंगे, अपने डरों को समझेंगे, तो वो एक अच्छा फ्रेंड बन जाएगा। डर से ही हम सभी परिस्थितियों को, अगर हमने डर के मारे सभी परिस्थितियों को नकार दिया, तो कैसे हर अनुभव को हम प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल कहता है कि अपने डरों को भी अपनाना है, वही हमारी ताकत बन सकती है। वही एक बहुत ही पावरफुल मिरर है हमारे लिए, हमारे अंदर झांक कर देखने के लिए। तो जैसे मैंने बोला डार्क नाइट ऑफ द सोल से, और नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब मैंने डरों को देख लिया, तो आखिरी स्टेप क्या है? मिरर ऑफ योर हाईएस्ट कंपैशन। अपने करुणा का प्रतिबिंब, जो मुझे अपने आप को देखना है। तो हम सब सुनते हैं बुद्धा को, भगवान बुद्धा को हम बोलते हैं कंपैशनेट मास्टर। वो कंपैशनेट क्यों कहलाते हैं? तो क्योंकि वो अपने आप के बारे में ही बहुत कंपैशनेट है। तो अपने आप के बारे में जो कंपैशनेट होता है, वो दूसरों को भी कंपैशन फैलाता ही रहता है। तो हमें उनकी तरह बनना है। दूसरों को हम बहुत अच्छे से मदद करते हैं, प्यार करते हैं, इजीली उनको माफ कर देते हैं, पर अपने आप को बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग। तो उस चीज़ को मुझे बदलना है। मुझे अपने आप को हाई प्रायोरिटी पे रखना है। जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, उस काम के लिए अगर मेरे अंदर करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। इस प्रेम और करुणा के तत्व को मुझे अंदर जगाना है। तो यही है 7वां मिरर। तो 7वें मिरर से हमें ये भी सीखने के लिए मिलता है। हम हर बार देखते रहते हैं, हम हर बार हमारे फैमिलीज में भी हम बहुत सारे लोग मिलते हैं, जो कुछ लोग हीरो की तरह रहते हैं हमारे फैमिली में, और कुछ विलन्स की तरह रोल निभाते हैं। हीरो को तो हम उन्हें आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, बट विलन को हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसने मुझे बहुत तकलीफ दिया है। तो शायद हमको विलन को ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि विलन की वजह से ही हमने इस सॉल्यूशन के बारे में सोचा। मुझे इस परिस्थिति में नहीं रहना है,
मुझे इसका एक सॉल्यूशन चाहिए। जब मैंने सोचा तभी शायद हम में से बहुत सारे लोग ध्यान में भी पहुंचे, क्योंकि हमें हर चीज़ का एक सॉल्यूशन चाहिए। तो इस विलन ने हमें जिन परिस्थितियों को सामना करने के लिए दिया, उस वजह से हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो उस चीज़ के लिए हमें इस विलन को थैंक यू कहना चाहिए। तो इस विलन ने हमें ये भी सिखाया है कि मैं विलन रह सकता हूँ, पर मेरे अंदर की अच्छाई को भी तुम्हें जानना है। मेरे अंदर की अच्छाई है कि मैं बुरी तरह करता हूँ, पर उस बुराई में भी अगर तुम अच्छाई देख सको तो तुम्हारी प्रगति हो सकती है। तो इस विलन ने हमें सिखाया है। तो जब हमारे अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तभी हमें पता चला है कि हमारे अंदर कितना कंपैशन है, हम भी कितने महान हो सकते हैं, कितने कितने लोगों को हम मदद कर सकते हैं। तो इस कंपैशन को जगाते हुए हमारे अंदर पेशेंस जग जाता है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस, दूसरों को समझने की प्रतिक्रिया, दूसरों को मदद करने की हिम्मत भी जुड़ जाती है। और हम कभी फिर से दूसरों को कभी तकलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमने अनुभव किया है, तो हम उसी को कैसे दोहरा सकते हैं? तो हम बिल्कुल नहीं दोहरा सकते हैं ये। तो ये था 7वां मिरर ऑफ योर ग्रेटेस्ट कंपैशन। सो ये 7 मिरर्स है फ्रेंड्स। इन 7 मिरर से हमें, इनमें से कुछ मिरर्स, 1-2 मिरर्स हमारे लिए वैलिड है, या 3-4 भी मिरर्स हमारे लिए वैलिड हो सकती हैं। तो इन सभी का मूल सूत्र क्या है? हमें हमारे ऊपर फोकस करना है। हमारे अंदर जो चल रहा है वो दिखलाने के लिए ये सब मिरर्स है। ये सभी रिश्ते नाते हमारे ही मिरर्स है। तो इन मिरर्स को धन्यवाद देना है, इस प्रोसेस को धन्यवाद देना है, और इन मिरर से हमने जो सीखने का सोल प्लान या एग्रीमेंट बनाया है, उनको हम पूरी तरह से निभा सके। यही इन रिलेशनशिप्स के लिए, इन रिलेशनशिप्स का महत्व है। तो इन रिलेशनशिप से हमें आगे और क्या सीखना है? जब मैंने अपने आप के बारे में सीख लिया, मेरे गुणों के बारे में सीख लिया, तो मुझे क्या करना है आगे? तो इन रिलेशनशिप्स को और बढ़ावा देना है, इनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि मेरे परिवार, मेरा समाज, मेरा घर, मेरा इंडिया और पूरी धरती एकजुट होकर एक परिवार बनकर, एक सेक्रेड पवित्र परिवार बनकर जब उभरेगा, तो वही होगा वसुधैव कुटुंबकम। तो यही था 7 एसीन मिरर्स का जो सारांश मैं आपको आज देने वाली थी। उम्मीद है आप सभी को इस बुक को पढ़ने का मौका मिलेगा, और इस बुक से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ में बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी दिए गए हैं यहाँ पर। तो आप इन एक्सरसाइजेस के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा इस बुक को और गहराई में और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच।